गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो अभ्यासक्रम में गद्य है न्याय मंत्री, वो हमारा गद्य ख़त्म हो गया है पढ़ाना। और उसके वन सेंटेंस क्वेश्चन के आंसर मैंने ऑलरेडी आपको लिखने के लिए दिए थे। कई सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ही होमवर्क चेक नहीं करवाया है। मेरा बराबर ध्यान है, तो आप अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म कीजिए। कई स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन टाइम पे नहीं करते हैं, तो वो भी उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। आपको जो डेट दी जाती है वही डेट पे आप चेकिंग करवाइए, तो बहुत अच्छी बात होगी। और कई स्टूडेंट्स ने अभी तक बिल्कुल ही होमवर्क चेक नहीं करवाया है, ना ही गुजराती में ना ही हिंदी में। तो ऐसा आपका बिहेवियर पढ़ाई के प्रति अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो आप टाइम पे होमवर्क करिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आप करिए होमवर्क। तो मैं अभी ये बताने वाली थी कि मैंने वन सेंटेंस आंसर दिए हुए थे। अभी आपको ये न्याय मंत्री के विस्तार से उत्तर भी लिख देने हैं, और मतलब पूरा ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक सोच कर बताइए, वहाँ तक आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, बराबर। फर्स्ट वाला जो एक एक वाक्य वाला तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये आपको अभी लिख देना है अपनी नोटबुक में, और सेकंड लेसन कंप्लीट कर देना है। ये एक बात हो गई। ये आपको चेकिंग करवाना है 31 डेट को, क्योंकि 30 डेट को जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी फिर आपको टाइम मिल सकता है। तो ये कर दीजिएगा ताकि 31 को आप चेकिंग करवा सको, ठीक है। चलिए, अभी हमारा आगे वाला लेसन हम पढ़ेंगे। थर्ड लेसन हम आए हैं, उसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये हरि प्रसाद द्विवेदी जी का गद्य है, जो एक बहुत अच्छे जाने माने लेखक हैं, हरि प्रसाद द्विवेदी जी। तो उनका ये गद्य है, इसका प्रकार है निबंध। ये आपको प्रकार भी जानना चाहिए हर एक गद्य का, जैसे कि हम जानते हैं उसके लेखक और प्रकार। क्योंकि अभी आप 9th में हैं, तो 10th में बोर्ड में ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी, तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ दोहराती रहती हूँ। तो ये टाइटल पर से हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें निराश होना नहीं है। यहाँ पे लेखक ने भी यही समझाने की कोशिश की है कि आपको चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको निराश नहीं होना है। और उन्होंने ये समझाते हुए कुछ अपने जीवन के अनुभव भी दिए हैं, कुछ हमारे भारतवर्ष में लोगों की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी विचारधारा हो, लेकिन उनके दिलों में आज भी वैल्यूज़ बैठी हुई है, और जो वैल्यूज़ उनके दिलों में है वो कभी ना कभी बाहर आती है लोगों की भलाई के लिए। तो ऐसी बात उन्होंने की हुई है हरिप्रसाद जी ने। तो चलिए हम लेसन समझते हैं, शुरू करते हैं। हरिप्रसाद जी का जन्म सन 1907 में ईस्वी में हुआ था, और निधन हुआ सन 1979। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, कहाँ आया है वो, उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परंपरा, उनके परिवार की ऐसी परंपरा थी कि हर एक बच्चा संस्कृत की पढ़ाई तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संस्कृत वो हर एक लैंग्वेज का बेस माना गया है। तो उन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन किया और फिर ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, ज्योतिष में आचार्य हुए वो, ऐसा। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। बराबर। आगे देखिए, हिंदी कार्य किया, फिर आगे देखिए। हाँ, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। अभी आपको पता ही है कि पद्म भूषण की उपाधि वो बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। मतलब आप कोई भी एक क्षेत्र में कोई बहुत ही अच्छा काम करे तो आपको ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं। पद्म भूषण है, उससे फिर ज़्यादा पद्म विभूषण है। बराबर। तो ऐसे ऐसे अवार्ड्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, कुछ भी किए बिना नहीं मिल जाते हैं। आपको अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम करना होता है और उसके लिए सम्मानित करने के लिए पद्म भूषण की उपाधि आपको दी जाती है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। क्या बोल रहे हैं द्विवेदी जी कि तत्कालीन भारतीय समाज में आज का जो भारतीय समाज है, आज की जो प्रजा है, उसमें व्याप्त अनाचार मतलब जो भी अनाचार है उनमें, चाहे विचारों का अनाचार हो या कोई भी टाइप का, वो केवल कैसा है, बाहरी स्तर पर। सपोज़ कोई किसी के साथ थोड़ा चीटिंग करता है या किसी के साथ विचार नहीं उनके मिलते हैं या ऐसा ख़राब सोचता है कोई, तो वो कैसा है, बाहरी स्तर पर है, मतलब ऊपर ऊपर से ऐसा मानते हैं। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। क्या मानते हैं द्विवेदी जी कि वास्तव में मतलब सही मायने में तो लोगों में आज भी मानवीय मूल्यों की आस्था कायम है। मतलब हर एक के मन में वैल्यूज़, जो मानव प्रति जो वैल्यूज़ होते हैं वो स्थिर है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं द्विवेदी जी कि हमें कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी मुसीबत आती है तो निराश हो जाते हैं, तो ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी मुश्किलें आए, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आए, तो उसमें से भी निकलने का रास्ता खोजना चाहिए और रास्ता उसी को मिलता है जो रास्ता ढूंढता है। तो ये चीज़ हमें पूरे जीवन भर याद रखनी है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए उसका सामना करना है, हार के बैठ नहीं जाना है। तो उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। बराबर। चलो अभी हम लेसन की शुरुआत करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्या बोल रहे हैं द्विवेदी जी कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हम देखते ही है, हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। हर रोज़ न्यूज़पेपर में क्या आता है, समाचार पत्र माने न्यूज़पेपर, उनमें हर रोज़ यही आता है कि ये कंपनी ने कुछ व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया। अभी 3-4 दिन पहले ही ऐसे न्यूज़ आए थे कि बड़ौदा के 2-3 लोगों को कोई मुंबई की कंपनी ने नौकरी का वादा किया और ठग लिया। मतलब पैसे भरवाए और ऐसी कोई कंपनी तो थी ही नहीं। बराबर। तो ऐसे न्यूज़ तो हम पढ़ते ही हैं। डकैती,
डकैती करते हैं, किसी के हाथ से कोई चीज़ लूट लेना, या हम चेन स्नैचिंग ये सब देखते ही हैं। चोरी, किसी के घर में ताला तोड़ के घुस जाते हैं लोग। तस्करी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की तो बात ही क्या करनी, वो भी न्यूज़ में आता ही रहता है। तो ऐसे समाचारों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। मतलब कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता है लोगों में, और एक व्यक्ति आरोप करता है तो दूसरा उस पर प्रत्यारोप करता है, माने इल्ज़ाम के सामने इल्ज़ाम लगाता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, बराबर। लोग, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, पर इसने तो ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, और ये सब करके ही ऐसी ऊंची पोजीशन में बैठा हुआ है। पर वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि उसने कितनी मेहनत करी होगी। तो यहाँ पे द्विवेदी जी भी यही कहते हैं कि जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्या कहते हैं द्विवेदी जी कि एक बार ऐसा हुआ कि बहुत एक बड़े आदमी थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, बहुत बड़े आदमी माने एज में नहीं, पर ऊंची पोजीशन में, बहुत ज्ञानी ऐसे। तो उन्होंने क्या बताया था कि आज के ज़माने में सुखी कौन है, कि जो नहीं कुछ करता है वही। क्यों ऐसा बोला गया है? वो ऐसे सही में ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन टॉन्ट की तरह बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति कुछ भी काम करे उसके अंदर तो लोग अवगुण ही देखते हैं, उसके गुण कोई देखता ही नहीं कि चलो इतना काम किया तो ये बहुत गुणी है। ऐसा तो कोई मानते ही नहीं है। अगर किसी ने कुछ काम किया तो उसकी सराहना नहीं करते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि कोई कुछ नहीं करे, पर सही में ऐसा नहीं होना चाहिए, काम तो करते ही रहना चाहिए। तो आगे पढ़िए चलिए। जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष, लोग दोष खोजने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं द्विवेदी जी कि आज के ज़माने में सुखी कौन है? जो कुछ नहीं करता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ काम करेगा तो उसमें दोष ही निकालने वाले हैं लोग। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। और दोष को एक ज़रा सी भूल होगी तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। दोष किस में नहीं होते? देखिए क्या बोल रहे हैं कि दोष तो हर एक व्यक्ति में होते हैं। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई दोष नहीं हो। दोष हर एक व्यक्ति में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। पर यहाँ पे उसके गुण भी देखने चाहिए, सिर्फ वो दोषी है वैसा नहीं देखना चाहिए हमें। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि आगे और न और लोग एक दूसरे पर से विश्वास करना छोड़ देंगे। इसीलिए क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या यही हमारा आज का भारतवर्ष है कि जिसका सपना लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने देखा हुआ था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा महान भारतीय संस्कृत सभ्य भारतवर्ष है वो किसी अतीत माने भूतकाल, अतीत माने क्या? भूतकाल के गह्वर में डूब गया है, माने कोई गहरी खाई में डूब गया है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मतलब ये सारे लोग हमारे भारतवर्ष के अंदर मिलजुल कर रहते हैं, तो ये क्या भुला दिया जाएगा? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा मन नहीं मान रहा है ये बात में। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या बोल रहे हैं
कि हमारे जो महान पुरुष हैं, महान जो लोग हो गए हैं हमारे यहाँ, जैसे गांधी जी, तिलक जी, वैसे जो लोग हमारे भारतवर्ष में हो गए हैं, उनके सपनों का भारत हमेशा रहेगा, माने एक रहेगा। ऐसा यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं द्विवेदी जी कि ये सही बात है कि जो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसे श्रमजीवी लोग, उनके पास से कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की वृत्ति लोगों में हो गई। वो पिस रहे हैं, माने उनके पास इतना पैसा नहीं है और उनका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जबकि कुछ कुछ जगह पे फरेब चल रहा है, तो वैसे लोगों को और से और पैसा मिल रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आ रही है आपको लाइन? ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब जो व्यक्ति ईमानदार है, एकदम अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो लोग उसे क्या कह रहे हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ अक्ल नहीं है, आज के ज़माने में ईमानदारी क्या काम की, ऐसा सब लोग बात करते हैं। तो जो व्यक्ति ईमानदार है उसको मूर्ख समझा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? पर्याय माने सिनोनिम। तो यहाँ पे लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि जो ईमानदार है वो व्यक्ति मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। सच्चाई कैसे है? बेबस। सच्चाई केवल किनके पास है? बेबस और भीरू लोगों के हिस्से ही पड़ी हुई है। मतलब जो एकदम बेबस हैं और जो सच के रास्ते पे चलने वाले हैं, उनको ही सच्चाई मिली है बस। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बराबर। ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत करके बहुत ऊपर आते हैं, तो ऐसे लोगों का अनुकरण करने में लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे बड़े आदमी बन जाएंगे, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। हमारी आस्था हिलनी नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क बोल दिया है क्या करना है वो, तो आप वो सेकंड लेसन पूरा ख़त्म कर दीजिएगा। और चेकिंग भी बोला है, कौन सी डेट को करने वाली हूँ वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, तो ये आप कंप्लीट करके चेक करवा देना। थैंक यू सो मच।